नमस्कार दोस्तों, कैसे हम सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 21 भाग 1 देखा था। भाग 1 में आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया गया, मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया गया, तंत्रिका ऊतक के बारे में बताया गया। तंत्रिका ऊतक में 2 प्रकार की कोशिकाएं जो न्यूरोग्लिया व तंत्रिका कोशिका होती हैं, उनके बारे में आपको बताएगा। ये भी बताएगा कि न्यूरोग्लिया 6 प्रकार की होती हैं, जिनमें से 4 प्रकार की न्यूरोग्लिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में तथा 2 प्रकार की न्यूरोग्लिया परिधीय तंत्रिका तंत्र में पाई जाती हैं। 6 के नाम आपको याद होने चाहिए। उनमें से पहला ओलिगोडेंड्रोसाइट, दूसरा एस्ट्रोसाइट, तीसरा माइक्रोग्लिया, चौथा एपेंडाइमल सेल्स और 5वां स्वान सेल्स और 6वां सैटेलाइट सेल। इतने 6 कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से शुरू के 4 कोशिका CNS में और लास्ट के 2 PNS में पाए जाते हैं। इनमें आपको 2 कोशिकाओं के बारे में इस टॉपिक के लिए याद करना होगा अभी। वैसे तो आपको पूरे याद करने हैं, अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी, नहीं तो अगर आपको भाग 2 पढ़ना है उसमें 2 कोशिका के बारे में अभी आएगा। वो 2 कोशिका, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट आएगा और दूसरा स्वान सेल आएगा। याद कर लीजिए दोनों का कार्य क्या मैंने बताया था आपको। मैंने बताया था ओलिगोडेंड्रोसाइट का कार्य होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाए जाने वाले तंत्रिका कोशिका के तंत्रिका तंतुओं के चारों तरफ माइलिन खोल का निर्माण करता है। वहीं हमने स्वान सेल्स के बारे में बताया था कि ये परिधीय तंत्रिका तंत्र में पाए जाने वाले तंत्रिका तंतुओं के चारों ओर माइलिन खोल का निर्माण करता है। ठीक, अब माइलिन खोल क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी आपको बताई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं भाग 2 के टॉपिक को। भाग 2 में आपको पढ़ना है उसके आगे के टॉपिक्स, यानी तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स के बारे में। भाग 1 में आखिरी टॉपिक क्या बताए थे, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में 2 कोशिकाएं, न्यूरोग्लिया और तंत्रिका कोशिका। न्यूरोग्लिया भाग 1 में आपको बता दिया गया था। अब आता है तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ने। तंत्रिका कोशिका जिसे इंग्लिश में हम न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी हमारी जो तंत्रिका तंत्र बनी है हमारे शरीर में, वो बिना इसके इनकम्प्लीट है। मतलब संरचना भी, तंत्रिका तंत्र की संरचना भी यही बनाते हैं, तंत्रिका तंत्र के कार्य भी यही करते हैं। इसलिए हम तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं इस तंत्रिका कोशिका को, यानी न्यूरॉन्स को। तंत्रिका कोशिका का हम सबसे पहले हम संरचना समझेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, एक तंत्रिका कोशिका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स है। समझ में आया? 2 न्यूरॉन्स बनाए हैं हम। 2 न्यूरॉन्स बनाने का कारण अभी बताते हैं क्या है। हम चाहे तो एक ही न्यूरॉन्स को बना के समझा सकते थे न्यूरॉन्स की संरचना, लेकिन 2 न्यूरॉन्स को बनाने से एक टॉपिक और क्लियर होगा, अभी आगे मैं बताता हूँ। फिलहाल आइए समझते हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में। तंत्रिका कोशिका आपने जाना कि हमारी तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बनी होती है, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन से। इसीलिए हम न्यूरॉन्स को तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका कोशिका के 2 भाग होते हैं। एक होता है कोशिका काय। याद करिए तुरंत, तंत्रिका कोशिका के 2 भाग होते हैं। कोशिका काय यानी सेल बॉडी, या इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं साइटोन भी कहते हैं। और दूसरा भाग जो होता है वो है तंत्रिकाक्ष या तंत्रिका तंतु। इसे इंग्लिश में एक्सॉन कहा जाता है। ठीक है, एक्सॉन या नर्व फाइबर। तो याद करिए तुरंत, तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं, 2 भाग। देखिए कोशिका है, ये आपको पढ़ाया गया है कोशिका के बारे में। कोशिका में उसका कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। वैसे इनमें भी ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी, क्योंकि ये एक कोशिका है ना, तंत्रिका कोशिका। बताया था तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है हमारे शरीर की। तंत्रिका कोशिका में सारी चीज़ें पाई जाएंगी। कोशिका द्रव्य भी पाया जाएगा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, न्यूक्लियस, सभी चीज़ें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम तंत्रिका कोशिका के कोशिका काय को समझते हैं, सेल बॉडी या साइटोन। मैंने आपको बताया एक तंत्रिका कोशिका संरचना यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक ये एक तंत्रिका कोशिका को प्रदर्शित करता है। अब इसके 2 भाग, एक यहाँ तक के भाग को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के भाग को क्या कहा जाता है, सेल बॉडी या साइटोन। इसे हिंदी में कहते हैं कोशिका काय।
और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को क्या कहा जाता है, तंत्रिकाक्ष या तंत्रिका तंतु या एक्सॉन। सबसे पहले तो आपको फिगर बना के प्रैक्टिस करनी है। आप दोनों को एक साथ बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया सेम वैसे ही। यहाँ पर ये जो फिगर है वो इसका जूम करके बनाया है, इसको और ओपन करके बनाया है कि इसके अंदर और क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जिससे कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, डाउट अगर रहा तो कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है। इससे आगे जो भी इसका क्रियाविधि है, प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है, ये नहीं समझ में आएगा तब तक अगर कोई डाउट अगर रह गया। डाउट नहीं होने चाहिए, जो भी मैं बताऊंगा क्लियर सारी चीज़ें वहाँ पर फिगर में आपको दिखाऊंगा। तो याद करते चलेंगे, समझते चलेंगे। तंत्रिका कोशिका के दो भाग होते हैं, एक कोशिका काय जिसे हम सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं, दूसरा तंत्रिकाक्ष या तंत्रिका तंतु जिसे हम एक्सॉन या नर्व फाइबर कहते हैं। कोशिका काय अगर हम देखें तो कोशिका काय तंत्रिका कोशिका की एक अंडाकार संरचना होती है या तारे जैसी संरचना होती है। यहाँ पर देखेंगे तो एक तारे जैसी संरचना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने थोड़ा अंडाकार इसको बना दिया है। ठीक है, तो कोशिका काय तंत्रिका कोशिका की अंडाकार या तारे जैसी संरचना होती है और इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य पाई जाती है, क्योंकि कोशिका है ना, तो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पाई जाती है। लेकिन इसके कोशिका द्रव्य को हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म नहीं कहते हैं, इसके कोशिका द्रव्य को हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। याद करेंगे, न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका काय के अंदर पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य को न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। अब इसके न्यूरोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसके न्यूरोप्लाज्म में एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, अंतःप्रदव्य जालिका पाई जाती है, गाल्जी काय पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है और सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। साथ ही साथ तंत्री तंतु यानी न्यूरोफाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसके कोशिका काय में पाया जाता है। याद करेंगे, तंत्रिका तंत्र की कोशिका काय के कोशिका द्रव्य को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। न्यूरोप्लाज्म के अंदर एक बड़ा केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदव्य जालिका, गाल्जी काय, राइबोसोम, तंत्री तंतु यानी न्यूरोफाइब्रिल्स, सूक्ष्म नलिकाएं आदि पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। याद रखेंगे, कोशिका काय में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें हम निस्सल कण कहते हैं, जिन्हें हम निस्सल कणिकाएं कहते हैं। निस्सल्स ग्रैनुल्स। इसके अलावा इसके कोशिका द्रव्य में यानी न्यूरोप्लाज्म में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें हम निस्सल कणिकाएं, निस्सल ग्रैनुल्स कहते हैं। निस्सल ग्रैनुल्स का निर्माण किससे होता है, तो निस्सल ग्रैनुल्स का निर्माण पूछा जाता है। निस्सल ग्रैनुल बहुत इंपॉर्टेंट है। निस्सल ग्रैनुल्स का निर्माण किससे होता है, तो ये बनते हैं खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका। खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका मैंने आपको बताया है चैप्टर नंबर 8 में। अंतःप्रदव्य जालिका दो प्रकार की होती हैं, खुरदुरी और चिकनी, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका होती हैं उनसे बनती हैं, प्लस राइबोसोम्स भी बनती हैं और पॉलीसोम से मिलकर बनी होती हैं। पूछा जाएगा निस्सल कणिकाएं किससे मिलकर बने होते हैं, तो आप कहेंगे निस्सल कणिकाएं खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका, राइबोसोम्स तथा पॉलीसोम्स से मिलकर बनी होती हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। ठीक है, पूछा जाएगा कि तंत्रिका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है, तो निस्सल ग्रैनुल्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। इसके न्यूरोप्लाज्म में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता और आपको पता है सेंट्रियोल्स चैप्टर नंबर 10 यानी कोशिका विभाजन में आपको बताया गया है सेंट्रियोल्स कोशिका के विभाजन में सहायता करती हैं। अब इसमें सेंट्रियोल्स पाया ही नहीं जाता तो कैसे ये विभाजन करेगा, यानी नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं कर सकती। यही कारण है कि मैंने भाग 1 में आपको बताया था कि ये जब नष्ट हो जाती हैं तो इनकी दूसरी कोशिका विभाजन द्वारा इसका जगह नहीं भरती। कौन भरती है, न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया कोशिका विभाजन करती है और एक नई तंत्रिका कोशिका का निर्माण करती हैं। समझ में आया। यहाँ पर आपको याद करना है कि इसके कोशिका काय के कोशिका द्रव्य को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। न्यूरोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, एक बड़ा केंद्रक, अंतःप्रदव्य जालिका, गाल्जी काय, राइबोसोम्स और सूक्ष्म नलिकाएं तथा तंत्री तंतु यानी न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके कोशिका द्रव्य में निस्सल कणिकाएं यानी निस्सल्स ग्रैनुल्स पाए जाते हैं।
जिनका निर्माण खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम तथा पॉलीसोम से होता है तथा ये निसल्स कणिकाएं प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती हैं। ठीक, इतना याद करने के बाद आप याद करेंगे कि इनमें सेंट्रियोल्स यानी तंत्रिका कोशिका में सेंट्रियोल्स का अभाव होता है, इसलिए तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं कर सकती। यही तंत्रिका कोशिका का जो कोशिका काय संरचना है, साइटोन स्ट्रक्चर है, साइटोन, ये हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी हम कह सकते हैं कंप्लीटली सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर छोटे छोटे समूह में पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे समूह में पाए जाते हैं और तब वहाँ पर हम इसे गुच्छिका यानी गैंग्लियन कहते हैं। याद करिएगा, गैंग्लियन किसे कहते हैं? तो गैंग्लियन कहते हैं ग्रुप ऑफ साइटोन को। कहाँ पाया जाता है? सीएनएस में, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में। ठीक, ये था आपका कोशिका काय के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये कोशिका काय की संरचना के बारे में समझ में आया। फिर से एक बार हम बताते हैं, याद करते चलेंगे। तंत्रिका कोशिका के कोशिका काय के कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म में एक बड़ा केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गाल्जी काय, सूक्ष्म नलिकाएं, तंत्री तंतु, न्यूरोफाइब्रिल्स, राइबोसोम्स आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें छोटे छोटे कणिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें निसल्स कणिकाएं कहते हैं। निसल्स कणिकाओं का निर्माण खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम तथा पॉलीसोम से होता है तथा निसल कणिकाएं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती हैं। फिर याद करेंगे कि इनमें सेंट्रियोल्स का अभाव होता है जिस कारण ये कोशिकाएं विभाजन नहीं करती। आखिरी पॉइंट याद करेंगे कि यही साइटोन सीएनएस यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में छोटे छोटे समूह बनाती हैं और उसे वहाँ गैंग्लियन यानी गुच्छिका कहा जाता है या कहते हैं। बस ये तक कोशिका काय के बारे में। अब हम समझते हैं तंत्रिकाक्ष या तंत्रिका तंतु के बारे में। तंत्रिका तंतु, ठीक, ये क्या होते हैं? तो आप अगर देखें तो इसका जो साइटोन है कोशिका काय है, कोशिका काय से दो प्रकार के प्रवर्ध निकले हैं। एक ये देखिए प्रवर्ध, प्रवर्ध का मतलब एक्सटेंशन, एक्स्ट्रा ग्रोथ, ठीक है। एक यहाँ पर देख रहे हैं, इसे हम प्रवर्ध कहते हैं। ये सब प्रवर्ध हैं। अब एक प्रवर्ध आप देख रहे हैं, ये है, इतना लंबा प्रवर्ध क्या है, ठीक है। तो कोशिका काय से दो प्रकार के प्रवर्ध निकलते हैं। कोशिका काय से दो प्रकार के प्रवर्ध निकलते हैं। एक को कहते हैं डेंड्राइट्स, याद करिएगा, कोशिका काय से दो प्रकार के प्रवर्ध निकलते हैं, एक डेंड्राइट्स और दूसरा तंत्रिका तंतु या एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन याद करिए, ज़्यादा सही रहेगा। एक बार हिंदी याद कर लीजिए बस, फिर एक्सॉन्स को बोलते रहेंगे, आप समझते रहिएगा। कोशिका काय से दो प्रकार के प्रवर्ध निकलते हैं। एक ये प्रवर्ध जो कि संख्या में बहुत अधिक है, छोटी है और शाखान्वित है, ब्रांच्ड है, ठीक, ये इनकी विशेषता है। तो इसे हम डेंड्राइट कहते हैं। इस कोशिका काय से एक दूसरी प्रवर्ध निकलती है जो काफ़ी लंबी होती है, इसे हम तंत्रिका तंतु या एक्सॉन कहते हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है? एक्सॉन। यानी एक्सॉन एक लंबा प्रवर्ध है और डेंड्राइट छोटे छोटे होते हैं लेकिन शाखान्वित होते हैं, इनकी संख्या इनसे काफ़ी अधिक होती है। एक्सॉन लंबे होते हैं, कुछ एक्सॉन की लंबाई 1 मीटर तक भी हो सकती है। 1 मीटर का मतलब होता है 1 मीटर लंबी कोशिका। इसीलिए हम कहते हैं कि तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती हैं। अगर आपसे पूछूं कि मनुष्य के सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, आप कमेंट में आंसर दीजिए। और मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, उसका भी आप कमेंट में आंसर दीजिए। सब बताए हैं। अब अगर आप देखें तो प्रत्येक एक्सॉन का जो दूरस्थ छोर है, ये देखिए दूरस्थ छोर, ये छोटी छोटी शाखाओं में बटा होता है और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया, ठीक है, टीलोडेंड्रिया कहा जाता है। याद करिए, प्रत्येक एक्सॉन के दूरस्थ छोर छोटे छोटे शाखाओं में बटे होते हैं जिन्हें हम टीलोडेंड्रिया कहते हैं। अब आइए यहां पर देखते हैं, ये दूसरी तंत्रिका कोशिका है, दूसरा न्यूरॉन, ठीक है। अब इसके बारे में आपको समझना नहीं है, आप देख रहे हैं इसके भी
एक भाग है कोशिकाकाय और दूसरा भाग है एक्सॉन। कोशिकाकाय में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो यहाँ पर हैं। कोशिकाकाय से 2 प्रकार के प्रवर्ध निकले हैं, इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। देखिए डेंड्राइट्स कहते हैं, और इन्हें हम एक्सॉन कहते हैं, इन्हें हम टीलोडेंड्रिया कहते हैं। हमें यहाँ पर ये क्यों बनाए हैं 2 न्यूरॉन्स एक साथ क्यों बनाए हैं, हमें ये समझाना है कि ये सभी जो एक कोशिका होती हैं दूसरे कोशिका से कनेक्टेड होती हैं। समझ में आया? ये नर्व सेल यानी न्यूरॉन दूसरे नर्व से यहाँ पर जुड़े होते हैं। बस यही समझाना था कि एक न्यूरॉन की टीलोडेंड्रिया का जो एक्सॉन टर्मिनल होता है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा होता है। समझ में आया? एक न्यूरॉन तथा एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किस जगह पर जुड़े होते हैं, पूछ सकता है। एक न्यूरॉन का कौन सा भाग दूसरे न्यूरॉन के किस भाग से जुड़ा होता है? तो एक न्यूरॉन का टीलोडेंड्रिया दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा होता है। अब हमने आपको बताया था कि इनका कार्य क्या है। इनका कार्य है इंपल्सेस यानी उद्दीपनों को ग्रहण करके मस्तिष्क में भेजना, मस्तिष्क से इंपल्स को लेकर अंगों तक आना। न्यूरॉन्स 3 प्रकार के होते हैं, यहीं पर हम पहले बता देते हैं आपको। न्यूरॉन्स 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संवेदी, दूसरे होते हैं चालक और तीसरे होते हैं मिश्रित। आइए इनको हम समझाते हैं, तब आपको स्ट्रक्चर और समझ में आएगा क्लियरली। मैंने आपको बताया था हमारा हाथ है, अगर हम यहाँ पर इसको इस तरह से चोट देते हैं तो इसका एहसास हमें मस्तिष्क में जाता है। मस्तिष्क यहाँ नहीं है, मस्तिष्क यहाँ है। तो आखिर कोई तार होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक तार बिछा होगा, तभी तो स्विच यहाँ पर दब रही है और फंक्शन यहाँ पर हो रहा है। फैन का स्विच यहाँ पर है, फैन यहाँ चलेगा। मतलब एक समझने के लिए, ये ब्रेन है, फैन नहीं। अगर हम यहाँ पर चोट देते हैं तो चोट देने का एहसास हमारे ब्रेन को कैसे पहुँचता है? तो ब्रेन से कौन लेकर आता है इसके संदेश को? यही नर्व कोशिकाएं। हमारी नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए यहाँ सब जगह पर फैली होती हैं। कोशिका है बहुत छोटी होती हैं, दिखाई नहीं देंगी, लेकिन इनका जाल पूरे शरीर में फैला होता है। अगर हम यहाँ पर चोट देते हैं तो ये उद्दीपन को ग्रहण करती हैं, उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करती हैं। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फटाक से हमारे शरीर से होता हुआ ब्रेन में जाता है। अगर ब्रेन को कुछ करना है तो ब्रेन उस प्रोसेस करता है उस इम्पल्स का, और फिर उसे अपना संदेश देकर भेजता है कि अगर चोट लग रही है तो वहाँ से हाथ हटाओ, या फिर हाथ उसको तोड़ दो, या फिर कुछ भी कर दो, जो भी करना है। ठीक है, तो 3 प्रकार के यहाँ पर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, एक संवेदी, दूसरा चालक, तीसरा मिश्रित। तो जो संवेदी वाला होता है, संवेदी वाला, वो अंग से, जैसे हम यहाँ पर मार रहे हैं, ये हमारा हाथ एक अंग है, अंग से उद्दीपन को मस्तिष्क में लेकर जाता है। संवेदी न्यूरॉन अंग से उद्दीपन को मस्तिष्क में लेकर जाता है। अब मस्तिष्क में उस उद्दीपन का प्रोसेस होता है और क्या करना है वो सिग्नल आता है दूसरे वाले चालक न्यूरॉन के द्वारा उस अंग तक आता है। यानी हम कह सकते हैं कि संवेदी न्यूरॉन उद्दीपन को अंगों से मस्तिष्क में ले जाते हैं, जबकि चालक न्यूरॉन उद्दीपनों यानी इंपल्स को मस्तिष्क से अंग तक लेकर जाते हैं। मिश्रित का कोई कार्य नहीं होता, मतलब ये सिर्फ इनके बीच में पाए जाते हैं। इनका कार्य है सिर्फ इंपल्स को ट्रैवल कराने में सहायता करते हैं। बाकी मिश्रित ना तो किसी अंग से लेकर जाते हैं, ना तो किसी मस्तिष्क से लेकर जाते हैं। यानी मिश्रित ना तो चालक है ना तो संवेदी हैं, ये सिर्फ इन सभी न्यूरॉन्स के बीच में पाए जाते हैं। बस अब ये आपको समझाना था कि बहुत सारे जो हमारे नर्व सेल्स होती हैं वो ऐसे कनेक्टेड होती हैं। एक नर्व सेल मान लो यहाँ से इतना लंबा हो गया, दूसरा नर्व सेल यहाँ से इतना लंबा, तो एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से ऐसे कनेक्टेड होते हैं। एक नर्व सेल का जो टीलोडेंड्रिया होता है वो दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट से जुड़ा होता है। या फिर अगर आप मस्तिष्क उसमें पेशियों में देखेंगे, पेशियों में एंड होगा ना कहीं तो ये खत्म होगा ना, तो कहीं ना कहीं खत्म जो होता है वो टीलोडेंड्रिया पार्ट होता है पेशी के पास। और मैंने आपको बताया है टीलोडेंड्रिया और पेशी के बीच में जो जंक्शन होता है उसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जो इम्पल्स को इन नर्व सेल से उन पेशी कोशिकाओं में लेकर जाते हैं। सभी चैप्टर्स एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, उनको पढ़ना होता है साथ में, तभी चीज़ें समझ में आती हैं।
जो अभी इससे पहले जो चैप्टर गया उसमें पेशी में जो मैंने आपको बताया था कि पेशी के पास न्यूरॉन्स नर्व सेल्स होती हैं और वो इम्पल्स को लेकर आती हैं, लेकिन उसका जो इम्पल्स होता है वो न्यूरॉन के टीलोडेंड्रिया से उसके बाद पेशी कोशिका में जाता है। तो उसके और पेशी कोशिका के बीच में एक जंक्शन होता है जिसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, तो उसके थ्रू इम्पल्स ट्रैवल करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो मान लो मस्तिष्क से कोई सिग्नल आया, ठीक, वो सिग्नल यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, इनके बीच में ट्रांसफ़र होता है, इनके बीच में भी न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं और ये ट्रांसफ़र होकर ये सिग्नल्स पहुँचता है दूसरे न्यूरॉन्स में और दूसरे न्यूरॉन्स के द्वारा ये तीसरे न्यूरॉन्स में और तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें, यानी ये मस्तिष्क से इसी तरह से एक नर्व सेल 2, 3, 4, 5 इस तरह से कई सारे नर्व सेल से सूचनाओं को लेकर उन अंग के पास आती हैं और अंगों को जो कार्य करना है उसे संदेश देती हैं। हमें यहाँ पर याद ये रखना है कि जो उद्दीपन यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वो किस दिशा में ट्रैवल करते हैं, किस दिशा में गति करते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे उद्दीपन यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमेशा साइटोन से, ऐसे लिख, डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से टीलोडेंड्रिया और टीलोडेंड्रिया से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स से एक्सॉन, एक्सॉन से टीलोडेंड्रिया में इस प्रकार से ट्रैवल करते हैं। कभी भी उल्टा ट्रैवल नहीं होता, कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से होकर टीलोडेंड्रिया में जाता है वापस, नहीं, टीलोडेंड्रिया से हमेशा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाते हैं, मतलब यही डायरेक्शन हमेशा होता है। ये नहीं कहोगे कि यहाँ से ट्रैवल होता है, ठीक है, बात समझ में आई। ये था आपका न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम न्यूरॉन्स की थोड़ा डिटेल में जाते हैं। आप यहाँ पर देखिए न्यूरॉन्स का ये जो एक्सॉन पार्ट होता है, हम एक्सॉन पार्ट को समझेंगे डिटेल में। एक्सॉन के जो बीचों बीच अंदर से जो जाता है वो ये है, अंदर से, इसे हम न्यूरोफाइब्रिल कहते हैं। अब इसके अंदर जो पाया जाता है, सॉरी, इसके अंदर बहुत सारे न्यूरोफाइब्रिल पाए जाते हैं, ये नहीं कह सकते हैं, ये सिर्फ ये एक न्यूरोफाइब्रिल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। ये जो हम ऐसे कह सकते हैं, इसी को मेन एक्सॉन माना जाता है। एक्सॉन के चारों तरफ जो आवरण होता है उसे हम एक्सोलेमा कहते हैं, ठीक, ऐसे याद करेंगे कि एक्सॉन के अंदर जो द्रव है उसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं और एक्सॉन के चारों तरफ जो कला होती है, आवरण होती है, उसे हम एक्सोलेमा कहते हैं। अब इसका डिटेल आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, अभी आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आप ऐसे याद करेंगे कि एक्सॉन के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं और एक्सॉन के चारों तरफ जो पतली परत होती है उसे हम एक्सोलेमा कहते हैं। अब फिर आप देखेंगे तो इसके चारों तरफ स्वान सेल्स की बनी एक परत पाई जाती है जिसे हम न्यूरीलेमा कहते हैं। यहाँ पर न्यूरीलेमा कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूरीलेमा, ठीक, स्वान कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है। स्वान कोशिका के बाद ये न्यूरीलेमा के बाद एक और परत पाई जाती है जिसे हम एंडोन्यूरियम कहते हैं, एंडोन्यूरियम। अब देखिए न्यूरीलेमा यानी यहाँ से न्यूरीलेमा और एक्सॉन के बीच में एक खोल पाई जाती है जो स्वान कोशिका बनाती है, खोल पाई जाती है जो स्वान कोशिका बनाती है। इस खोल को हम कहते हैं माइलिन शीथ या माइलिन खोल, जिसके बारे में आपको भाग 1 में बताया गया था। अब यही आपसे पूछना है कि माइलिन खोल का निर्माण पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन करता है। तो पीएनएस यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र में माइलिन खोल का निर्माण कौन करता है, स्वान सेल करती हैं। लेकिन इसी माइलिन खोल का निर्माण अगर आप सीएनएस में देखें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाए जाने वाले तंत्रिका कोशिका के तंत्रिका तंतु यानी एक्सॉन्स के चारों तरफ जो माइलिन खोल पाया जाता है वो सीएनएस में किसका बना होता है, तो वो बनाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिका, ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिका। बताया गया ना आपको, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिटेल स्ट्रक्चर है एक्सॉन की। एक्सॉन के चारों तरफ जो आवरण होता है उसे हम एक्सोलेमा कहते हैं और एक्सोलेमा यानी एक्सॉन के बाहर स्वान कोशिकाएं होती हैं। स्वान कोशिका एक परत का निर्माण करती हैं जिसे हम न्यूरीलेमा कहते हैं। न्यूरीलेमा के बाहर एक और परत होती है जिसे हम एंडोन्यूरियम कहते हैं। और अगर आप देखें तो स्वान कोशिका
एक्सॉन के चारों तरफ एक खोल का निर्माण करती हैं, इस खोल को हम माइलिन शीथ या माइलिन खोल कहते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर शरीर के अन्य भागों में पाए जाने वाली न्यूरॉन्स की तंत्रिका तंतु के चारों तरफ जो खोल बनाती हैं वो बनाती हैं स्वान सेल्स। और अगर आप मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के तंत्रिका तंतु को देखें, तंत्रिका कोशिका के तंत्रिका तंतु यानी मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स के तंत्रिका तंतु के चारों तरफ अगर आप देखेंगे जो माइलिन खोल होता है उसका निर्माण कौन करता है? ऑलिगोडेंड्रोसाइट करता है। बस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में इसको आपको समझा दिया गया। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट कि जिस न्यूरॉन में ये माइलिन खोल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसी न्यूरॉन्स जिसमें माइलिन खोल पाया जाता है, ऐसे न्यूरॉन्स को हम कहते हैं मेडुलेटेड न्यूरॉन। और ऐसे न्यूरॉन्स जिसमें ये नहीं पाए जाते, ऐसे सिंगल बहुत पतला, ठीक है, ऐसे बना दें, बहुत पतला सिंगल ऐसे बना होता है जिसके चारों तरफ कोई भी माइलिन शीथ नहीं पाया जाता, ऐसी तंत्रिका कोशिका को हम क्या कहते हैं? नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मेडुलेटेड न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं, नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो मेडुलेटेड न्यूरॉन पाए जाते हैं CNS के श्वेत द्रव में। आपको आगे बताया जाएगा श्वेत द्रव क्या होता है। श्वेत द्रव्य यानी वाइट मैटर में पाया जाता है, वाइट मैटर, याद करिए। मेडुलेटेड न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? CNS यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु के श्वेत द्रव यानी वाइट मैटर में। और नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है CNS के धूसर द्रव में। धूसर द्रव्य क्या होता है वो आगे आपको बताया जाएगा, अभी आप सिर्फ रट डालिए। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रे मैटर। याद करिए, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स जिनमें माइलिन शीथ पाया जाता है उसे हम मेडुलेटेड न्यूरॉन कहते हैं, जो कि यहाँ पर बनाया गया है। ये कहाँ पाया जाता है मेडुलेटेड न्यूरॉन? तो मस्तिष्क व मेरुरज्जु यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के श्वेत द्रव्य में यानी वाइट मैटर में पाया जाता है। जबकि ऐसा न्यूरॉन जिनमें ये माइलिन शीथ ना पाया जाए उन्हें हम नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन कहते हैं, जो पाया जाता है मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड यानी CNS के धूसर द्रव यानी ग्रे मैटर में। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रत्येक श्वान कोशिका द्वारा बनाया गया माइलिन खोल का एक खंड क्या कहलाता है? एक इंटरनोड। यहाँ से देखिए यहाँ तक का जो भाग है वो श्वान कोशिका के द्वारा बनाया गया एक माइलिन खोल है। तो प्रत्येक एक्सॉन का माइलिन खोल, एक माइलिन खोल जो एक श्वान सेल से बनती है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक, अब ये इंटरनोड कहलाया तो ये भी इंटरनोड कहलाएंगे, ये दूसरा इंटरनोड, ये तीसरा इंटरनोड। तो दो इंटरनोड के बीच में जो गैपिंग होती है उसे हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, नोड ऑफ रैनवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि नोड ऑफ रैनवियर कहाँ पाया जाता है न्यूरॉन्स में? कहाँ? दो इंटरनोड के बीच में। इंटरनोड क्या है? तो प्रत्येक श्वान कोशिका द्वारा बनाई गई माइलिन खोल का एक खंड इंटरनोड कहलाता है। बस अब आप पहले इतना लिख लेंगे, फिर हम बताएंगे न्यूरॉन्स के प्रकार और भी जो चीज़ें हैं। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन और लिखेंगे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। लिखेंगे न्यूरॉन अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं हैं, इनके आकार एवं परिमाण में अत्यधिक भिन्नता होती है। लिखेंगे न्यूरॉन के दो भाग, प्रत्येक न्यूरॉन के दो मुख्य भाग होते हैं। इसमें आप पहला लिखेंगे कोशिका काय यानी सेल बॉडी और साइटोन, दूसरा तंत्रिकाक्ष या तंत्रिका तंतु, इंग्लिश में एक्सॉन। पहला हेडिंग डालेंगे कोशिका काय यानी सेल बॉडी या साइटोन। लिखेंगे या न्यूरॉन का अंडाकार या तारे जैसा केंद्रीय भाग है। लिखेंगे इसके कोशिका द्रव्य को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें एक बड़ा केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गाल्जी काय, सूक्ष्म नलिकाएं, तंत्री तंतु यानी न्यूरोफाइब्रिल्स, तंत्री तंतु यानी न्यूरोफाइब्रिल्स आदि पाए जाते हैं।
फिर लिखेंगे इसके अलावा इनमें छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें निस्सल कणिकाएं यानी नेसल्स गैनुल्स कहते हैं। लिखेंगे निस्सल कणिकाएं खुरदुरी अंतःपरद्रव्य जालिका राइबोसोम व पॉलीसोम से मिलकर बनी होती हैं तथा प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती हैं। लिखेंगे तंत्रिका कोशिकाओं में सेंट्रियोल्स का अभाव होता है और इसीलिए तंत्रिका कोशिकाएं विभाजन नहीं करती। लिखेंगे मस्तिष्क व मेरुरज्जु या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर साइटोन यानी कोशिका काय छोटे छोटे समूह में पाई जाती है जिसे गुच्छिका या गैंग्लियन कहते हैं। ठीक, बस अब आप हेडिंग डालेंगे तंत्रिकाक्ष या तंत्रिका तंतु यानी एक्सॉन। लिखेंगे कोशिका काय से दो प्रकार के प्रवर्ध निकलते हैं, पहला डेंड्राइट और दूसरा एक्सॉन। ठीक है, या तंत्रिका तंतु। लिखेंगे डेंड्राइड संख्या में अधिक छोटे तथा शाखान्वित होते हैं। लिखेंगे कोशिका काय से एक अन्य प्रवर्ध निकलता है जो काफी लंबा होता है जिसे एक्सॉन या तंत्रिका तंतु कहते हैं। कुछ न्यूरॉन्स के एक्सॉन की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। अब वही ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि न्यूरॉन हमारे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। लिखेंगे प्रत्येक न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष या तंत्रिका तंतु या एक्सॉन के दूरस्थ छोर का अंतिम सिरा या दूरस्थ छोर कह सकते हैं, दूरस्थ छोर टीलोडेंड्रिया कहलाता है तथा इसका अंतिम सिरा एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है। फिर अगली लाइन से लिखेंगे एक एक्सॉन की टीलोडेंड्रिया दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स या पेशियों से सिनेप्स जोड़ द्वारा जुड़ी होती हैं। फिर उसी में लिखेंगे कि तंत्रिका प्रेरणाओं यानी नर्व इम्पल्स का संचरण केवल एक दिशा में होता है, यानी एक्सॉन से एक न्यूरॉन के एक्सॉन से टीलोडेंड्रिया तथा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से होकर तंत्रिका आवेग गुजरती हैं, यानी नर्व इम्पल्स एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, एक्सॉन से होते हुए टीलोडेंड्रिया और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से होते हुए अगले न्यूरॉन्स की तरफ बढ़ते हैं। फिर आप अगली लाइन से लिखेंगे एक्सॉन की कला को एक्सोलेमा कहते हैं। एक्सॉन की कला को एक्सोलेमा कहते हैं। इसके बाहर लिखेंगे, इसके बाहर श्वान कोशिकाओं का बना एक अर्ध पारगम्य पतली परत होती है जिसे न्यूरीलेमा कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे श्वान कोशिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं, यानी ये इस श्वान कोशिका, ये पूरा श्वान कोशिका है। श्वान कोशिका का ये क्या है, न्यूक्लियस, जो रेड कलर से बना हुआ है ये उसका न्यूक्लियस है। श्वान कोशिका न्यूक्लियस केंद्रक युक्त होती है। फिर आगे आप लिखेंगे कि न्यूरीलेमा के बाहर संयोजी ऊतकों से बना एक और परत होता है जिसे इंडोन्यूरियम कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे न्यूरीलेमा और एक्सॉन के बीच श्वान कोशिकाओं के स्राव से बना एक अतिरिक्त खोल होता है जिसे माइलिन खोल या माइलिन शीथ कहते हैं। आगे लिखेंगे कि माइलिन खोल का निर्माण पीएनएस यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र में श्वान कोशिका द्वारा होता है तथा माइलिन खोल का निर्माण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ओलिगोडेंड्रोसाइट यानी न्यूरोग्लिया कोशिका से होता है। आगे लिखेंगे माइलिन खोल युक्त तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंतु को मेडुलेटेड न्यूरॉन कहते हैं, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क व मेरुरज्जु के श्वेत द्रव यानी वाइट मैटर में पाया जाता है। फिर आप लिखेंगे ऐसी तंत्रिका कोशिका जिसमें माइलिन खोल नहीं पाई जाती उसे हम नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन कहते हैं, या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क व मेरुरज्जु के धूसर द्रव यानी ग्रे मैटर में पाया जाता है। यानी ग्रे मैटर और जो ये वाइट मैटर होते हैं ये मस्तिष्क में पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। आप ऐसे लिख सकते हैं कि सीएनएस के धूसर द्रव और सीएनएस के वाइट मैटर यानी श्वेत द्रव में पाए जाते हैं। फिर अगली लाइन से लिखेंगे प्रत्येक श्वान कोशिका द्वारा बना माइलिन खोल का एक खंड इंटरनोड कहलाता है। प्रत्येक श्वान कोशिका द्वारा बना माइलिन खोल का एक खंड इंटरनोड कहलाता है। दो इंटरनोड के बीच में एक खांचा के रूप में
दबा हुआ होता है, इसे नोड ऑफ रेनवियर या रेनवियर की नोड कहते हैं, रेनवियर की नोड कहते हैं। ठीक, बस अब आप अगले लाइन से लिखेंगे न्यूरॉन्स के प्रकार, संरचना के आधार पर, हेडिंग डालेंगे संरचना के आधार पर न्यूरॉन्स के प्रकार, संरचना के आधार पर तंत्रिका कोशिका के प्रकार। संरचना के आधार पर न्यूरॉन्स 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से? बहुध्रुवीय न्यूरॉन, दूसरा द्विध्रुवीय न्यूरॉन, और तीसरा एक ध्रुवीय न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन इसे इंग्लिश में कहते हैं, इसे कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन, और इसे कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। बहुध्रुवीय न्यूरॉन किसे कहते हैं? ऐसा न्यूरॉन जिसके पास एक एक्सॉन हो और कई सारे डेंड्रॉइड्स हों, कई सारे डेंड्रॉइड्स हों, ऐसे न्यूरॉन्स को हम बहुध्रुवीय न्यूरॉन यानी मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। द्विध्रुवीय न्यूरॉन किसे कहते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन, ऐसा न्यूरॉन जिसमें सिर्फ एक एक्सॉन हो तथा सिर्फ एक डेंड्राइट हो, ये सारे ना हो, सिर्फ एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन हो, तब उसे हम द्विध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं। एक ध्रुवीय न्यूरॉन ऐसा न्यूरॉन होता है जिसमें एक एक्सॉन पाया जाता है लेकिन डेंड्राइट्स एक भी ना पाया जाए, यानी हम कहेंगे बहुध्रुवीय न्यूरॉन में खेल आपका डेंड्राइट का है और एक्सॉन का है, इनकी संख्या कई सारी, ये सिर्फ एक, तब क्या कहलाएगा? बहुध्रुवीय न्यूरॉन। और द्विध्रुवीय न्यूरॉन में डेंड्राइट कितने पाए जाते हैं? एक सिर्फ, यहाँ पर देखिए कई हैं, यहाँ पर एक, और एक्सॉन एक, तब ये क्या कहलाएगा? द्विध्रुवीय न्यूरॉन। और एक ध्रुवीय न्यूरॉन में अगर देखें तो डेंड्राइट एक भी नहीं, ठीक है, एक भी नहीं, और एक्सॉन एक पाया जाता है। तो संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। कार्य के आधार पर भी ये 3 प्रकार का होता है। देखिए बताएं, कार्य के आधार पर 3 प्रकार का, संवेदी, चालक और मिश्रित। जो संवेदी तंत्रिका कोशिका होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, वो संवेदनाओं यानी उद्दीपनों को अंगों से मस्तिष्क में ले जाती हैं। चालक जो होती हैं वो उद्दीपनों या इन इम्पल्स को मस्तिष्क से अंग तक लेकर जाती हैं। मिश्रित ना तो चालक होती है ना तो संवेदी होती हैं, ये इन दोनों के बीच बीच में पाई जाती हैं। बस अब आप अगले लाइन से लिखेंगे संरचना के आधार पर न्यूरॉन्स के प्रकार, और लिखेंगे संरचना के आधार पर न्यूरॉन्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला हेडिंग डालेंगे बहुध्रुवीय न्यूरॉन यानी मल्टीपोलर न्यूरॉन। लिखेंगे ऐसा न्यूरॉन, ऐसी तंत्रिका कोशिका जिसमें कई सारे डेंड्राइट्स पाए जाते हैं तथा एक एक्सॉन पाया जाता है, तब उसे हम बहुध्रुवीय न्यूरॉन यानी मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। दूसरा हेडिंग डालेंगे द्विध्रुवीय न्यूरॉन यानी बाइपोलर न्यूरॉन। लिखेंगे ऐसा न्यूरॉन जिसमें एक डेंड्राइट व एक एक्सॉन पाया जाता है, उसे हम द्विध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एक ध्रुवीय न्यूरॉन, और लिखेंगे ऐसा न्यूरॉन जिसमें एक भी डेंड्राइट्स नहीं पाए जाते तथा सिर्फ एक एक्सॉन पाया जाता है, उसे हम एक ध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कार्य के आधार पर न्यूरॉन्स के प्रकार। लिखेंगे कार्य के आधार पर भी न्यूरॉन्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला संवेदी, लिखेंगे संवेदी को और भी नाम से जानते हैं, संवेदी या अभिवाही, इसे इंग्लिश में कहेंगे सेंसरी, और या इसे हम रिसेप्टर भी कहते हैं, सेंसरी भी कहते हैं, रिसेप्टर भी कहते हैं, या फिर हम इसे एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। लिखेंगे संवेदी न्यूरॉन उद्दीपनों को अंग या ऊतकों से मस्तिष्क में लेकर जाते हैं। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं कि संवेदी न्यूरॉन उद्दीपनों यानी इम्पल्स को ग्राही यानी अंग से ग्रहण करके उसे मस्तिष्क व मेरुरज्जु या सीएनएस में लेकर जाती हैं।
दूसरा हेडिंग डालेंगे चालक या अपवाही और लिखेंगे, इसे इंग्लिश में कहा जाता है मोटर और इफेक्टर और इफरेंट न्यूरॉन। इसके भी 3 नाम हैं, मोटर भी कहते हैं, इफेक्टर भी कहते हैं और इफरेंट भी कहते हैं। लिखेंगे चालक या अपवाही न्यूरॉन्स संकेत या प्रेरणाओं या फिर उद्दीपनों को मस्तिष्क या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंग या अंग तंत्र को लेकर जाते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे मिश्रित यानी मिक्स्ड न्यूरॉन। लिखेंगे ये न्यूरॉन्स ना तो चालक हैं और ना ही संवेदी हैं, बल्कि ये संवेदी व चालक न्यूरॉन्स के बीच बीच में पाए जाते हैं। बस ये था आज का टॉपिक, जिसमें आपको बताया गया तंत्रिका कोशिका की संरचना डिटेल्ड और उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है सब बताया, न्यूरॉन्स के प्रकार बताया। आगे जो टॉपिक होगा वो होगा तंत्रिका आवेगों का संचरण कैसे होता है, कैसे आवेग मस्तिष्क से अंग तक जाते हैं या अंग से मस्तिष्क में जाते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया है। अच्छी तरीके से याद करिए, पढ़िए और नोट करिए। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निसल्स कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं और किसकी बनी होती हैं। दूसरा क्वेश्चन तंत्रिका कोशिका विभाजन क्यों नहीं करती। तीसरा कोशिकाएं यानी साइटोन से 2 प्रवर्ध निकले होते हैं, उन दोनों प्रवर्ध का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच या कह सकते हैं एक न्यूरॉन का कौन सा भाग दूसरे न्यूरॉन के किस भाग से जुड़ता है। नेक्स्ट पीएनएस में माइलिन खोल का निर्माण कौन सी कोशिका करती है और सीएनएस में माइलिन खोल का निर्माण कौन सी कोशिका करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेडुलेटेड न्यूरॉन मस्तिष्क के किस मैटर में पाया जाता है और नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन मस्तिष्क के किस मैटर में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रत्येक श्वान कोशिका द्वारा बना माइलिन खोल का एक खंड क्या कहलाता है। नेक्स्ट 2 खंड यानी 2 इंटरनोड के बीच में जो खांचा के रूप में दबा हुआ भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट संवेदी न्यूरॉन यानी सेंसरी न्यूरॉन्स का कार्य क्या है। और लास्ट क्वेश्चन मोटर न्यूरॉन्स का कार्य क्या होता है। बस इतने क्वेश्चन से जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द देना है। अपनी कॉपी में भी इस क्वेश्चंस को नोट करके उसका आंसर्स लिख लिया करिए। ये क्वेश्चंस जो मैं पूछता हूँ वो नॉर्मल नहीं है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, तो उन सभी को आप नोट करके याद करके तैयार कर लेंगे। ठीक, बस आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।